पहले दिन से ही पढ़ कैट वॉज ईटिंग अ चीज, एंट वॉज वेटिंग, बच्चा पढ़ेगा ये? और हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेमोरी पावर की टेस्ट ली जाती है, सीखने की नहीं, लर्निंग की नहीं। सबसे बड़ा पर्पस है रीडिंग का बच्चे के अंदर इमेजिनेशन डेवलप करना। लेकिन हम भारतीय क्या करते हैं, रीडिंग के थ्रू बच्चे को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। स्पीक इन इंग्लिश। तो बच्चे को पहले इमेज पढ़ना सिखाओ, इमेजिनेशन डेवलप करो। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का जो प्रोसेस है वो किस एज से शुरू हो जाना चाहिए? देखो, हर जगह बच्चे के ऊपर आप हेल्प करने दौड़ पड़ोगे ना तो वो स्ट्रगल करना नहीं सीखेगा। रूम बिखरा हुआ है, मैं साफ करूंगा तो मैं फीस लूंगा। ओके। मैं आपके 2 कलर ले लूंगा, ओके। ये मेरी फीस है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हल्का सा प्लेट गिरते ही घबरा जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो घबराते नहीं हैं, गलती हो गई उसको क्लीन अप करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। गिव अप नहीं कराना चाहिए पेरेंट्स को, हर छोटे छोटे एक्शन से उसका पूरा बिहेवियर फ्रेम बनता है। एग्जैक्टली। एक बार दिमाग की वायरिंग होगी ना कि मेरे को डर लगा, मैंने उसको फेस किया, अब वो जिंदगी भर वही वायरिंग रहेगी। नमस्कार एंड वेलकम टू द राहुल रंजन शो, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे और रियल एक्सपर्ट्स के साथ। आज का एपिसोड हर पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, इमोशनल ग्रोथ और उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में जो हम प्यार में कर देते हैं पर बच्चों पर उसका इम्पैक्ट जिंदगी भर का होता है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रॉबिन आहूजा, जो एक डैड भी हैं और एक सर्टिफाइड फोनिक्स और मैथ ट्रेनर भी। ये वो एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं आई मेक रीडिंग एंड मैथ्स इजी, और कहते हैं रोते बच्चों को चुप कराना भी आता है। रॉबिन जी का इंस्टाग्राम पेज है एक्टिविटीज फॉर टॉडलर्स के नाम पे, जहाँ पे उनका पेरेंट्स का जो कम्युनिटी है वो 1,60,000 से ज़्यादा लोगों का हो चुका है, और हर महीने करीब 2 मिलियन लोग उनके पेरेंटिंग टिप्स देखते हैं, जहां वो पेरेंट्स को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, फोकस बिल्डिंग टेक्निक्स और चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड टिप्स देते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे टॉडलर्स को किस प्रकार से लर्निंग की तरफ ले जाएं, बच्चे लिखने से क्यों भागते हैं, कैसे इंगेज करें, मोबाइल और टीवी से ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और कैसे हम बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो अगर आप पेरेंट हैं या पेरेंट बनने वाले हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर रॉबिन आहूजा। वेलकम टू द राहुल रंजन शो। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं, मुझे इसकी खुशी है कि आपने समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। जब हमने आपको कांटेक्ट किया, यू एक्सेप्टेड इनविटेशन वेरी हम्बली एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सर। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप ये बच्चों के एक्सपर्ट कैसे बने? चलो बताता हूँ एक बेसिक तरीके से। आप मेरे को बताओ कि आपके बच्चे को अगर मैं फ़ोन दूं, 14-15 साल के बच्चे को, ठीक है, क्या पूरी गारंटी लेते हो कि वो सेफ कंटेंट देखेगा? मुझे भरोसा है कि वो सेफ कंटेंट देखेगा, भरोसा है, लेकिन उसके हाथ में वो शक्ति है कि वो दोनों टाइप का कंटेंट देख सकता है। ठीक है, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते ना? नहीं। ठीक है, मेरे पास स्मार्टफोन तब आया था जब मैं 24 साल का था। राइट। ठीक है, तब मेरा दिमाग पूरा डेवलप हो चुका था, दुनिया भर के धक्के खा चुका था, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, फाइनेंशियल सक्सेस, धीरे धीरे मिक्स एंड मैच शुरू हो गई थी। ठीक है, एक तरीके से दिमाग ग्रो हो चुका था। राइट। लेकिन अब मैं इमेच्योर दिमाग को, 14 साल के बच्चे को स्मार्टफोन दूं अगर, तो क्या गारंटी है कि वो सही कंटेंट देखेगा? है ना, उसके पास दोनों टाइप के कंटेंट का एक्सेस है। ठीक है, तो अगर मैंने अभी से उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं किया कि भाई जो मैं देख रहा हूँ वो गलत है, मुझे नहीं देखना है, या फिर अगर जो देखना है वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं उतारना। ठीक है, ओके। अगर मैं कोई आइटम सॉन्ग देख रहा हूँ, मुझे देखना है, मुझे खुद नहीं नाचना कमरा बंद करके रील बना के उसकी, राइट, वैसे कपड़े पहन के। ठीक है, तो अगर मुझे सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना है, सही और गलत में भेद बता पाए मेरा सबकॉन्शियस माइंड, तो एक डैड को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो बेहतर डिसीजन ले सके बच्चा आगे जाकर अपनी लाइफ के अंदर। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का जो प्रोसेस है वो किस एज से शुरू हो जाना चाहिए?
देखो ये जो प्रोसेस है ना, 0 एज से ही शुरू हो जाता है। न्यू बॉर्न से ही आप बच्चे को इमोशनली ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। बच्चे को आपको लगता है कि बच्चा आपकी सुन नहीं रहा है, लेकिन बच्चा जो है आपकी एक एक वाइब को कैच करता है, ओके। ठीक है। बच्चा क्या खाता है? दूध पीता है, खाना खाता है, लेकिन बच्चा इसके अलावा 24/7 एक चीज़ और खाता है, वो है उसके माँ बाप के फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। वो है उसके माँ बाप के बात करने का तरीका, वो है उसके माँ बाप का आपस में रिश्ता कैसा है, ओके। ठीक है। उससे जो तरंगे पैदा होती हैं, उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, रूम का जो एनवायरनमेंट पैदा होता है, वो सब आपका बच्चा 24/7 खा रहा है, और यही चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, उसके नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रही हैं, ठीक है। ओह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हल्का सा प्लेट गिरते ही घबरा जाते हैं, राइट। ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बचपन में देखा होगा कि तूने नुकसान कर दिया मेरा, प्लेट गिरा दी, फ्लोर कौन साफ करेगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो घबराते नहीं हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि हाँ गलती हो गई, उसको क्लीन अप करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। ये सब आपके पहले 5 साल में बनता है कि आपका बच्चा आगे 80 साल कैसे बिहेव करेगा किसी भी सिचुएशन में। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ जो है बच्चे को मेले पे लेकर जाती है। मेले में बच्चा 3 साल की गुड़िया है मेरी, 3.5 साल की, वो झूले पे चढ़ती है स्लाइड के ऊपर, ठीक है। एंड वहाँ पे आके रोने लगती है, राइट। कि हाइट है, मैं नीचे स्लाइड से नहीं उतरूंगी, ठीक है। वो खूब रोती है। एंड देन दूसरा वहाँ का जो कर्मचारी आता है, वो गुड़िया को नीचे उतारता है वहाँ से, ठीक है। और फिर मेरी वाइफ उसको दूसरे झूले पे लेके जाती है कि अब हम छोटे वाले झूले पे चलते हैं, ओके। लेकिन एक डैड कैसे इन्वॉल्व होता है? मैंने उसको बोला नहीं, ठीक है, आपकी फ्रेंड इसी झूले पे झूल रही है, आपको दोबारा ट्राई करना है क्या? क्या बात है। ठीक है। तो उसने बोला हाँ। तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं, ये घबराती है, कोई बात नहीं, रोएगी, एक और बार नीचे उतरवा दूंगा, लेकिन मैं ट्राई जरूर करवाऊंगा उसको। मतलब बचपन से चैलेंजेस फेस करने की आदत चैलेंजेस बनानी फेस करना, पड़ेगी। दिमाग की वायरिंग करना, दिमाग कैसे सोचेगा, इस चीज़ को कैसे डील करेगा। गिव अप नहीं कराना चाहिए पेरेंट्स को। हर छोटे छोटे एक्शन से उसका पूरा बिहेवियर फ्रेम बनता है। एग्जैक्टली एक बार दिमाग की वायरिंग होगी ना कि मेरे को डर लगा, मैंने उसको फेस किया, अब वो जिंदगी भर वही वायरिंग रहेगी। हाँ, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल आपने दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग छिपा हुआ है। बिल्कुल। और 90% पेरेंट्स मुझे लगता है कि जहां बच्चे ने रिएक्ट किया वैसे ही बच्चे के फेवर में ही डिसीजन लेकर आगे बढ़ गए। बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे नहीं नहीं हम ट्राई करते हैं बेटा, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। दिवाली का टाइम था, बच्चे ने पटाखे फोड़ने थे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि बच्चे की सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करूं मैं, आगे आने वाले ज़माने में कैसे डिसीजन लेना है, इस तरीके से, है ना। बट बच्चों के बम आते हैं, पटाफूक बम, ठीक है। मेरे पास 100 पड़े थे, ओके। 100 डब्बे पड़े थे मेरे पास में। वो वाइफ बोलती कि नहीं, इसको हम छुपा के रखेंगे, रोज़ एक एक करके देंगे। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा नहीं। मैंने 10 उसके आगे रख दिए। मैं कहा 10 हैं, सारे के सारे तेरे हैं, तेरी मर्जी है आज फोड़ना है या कल के लिए सेव करना है। उसे 10 के 10 एक ही दिन में फोड़ दिए। ओके। नेक्स्ट डे नहीं मिला, खूब रोई। मैंने कहा मेरी गलती नहीं है। मतलब हर एक्सपीरियंस को खुद ही झेलो, थोड़ा सा झेलो, मतलब प्रिपेयर करो अपने माइंड को कि अगली बार फोड़ना हो तो एक रिएक्शन हो बॉडी में या माइंड में कि भाई पिछली बार अगले दिन अफसोस हुआ था, हाँ, इस बार कम से हाँ, कम मैं 5 आज फोड़ू, हाँ, 5 कल हाँ, फोड़ू या 4 दिन में मुझे हाँ। फोड़ना है। मैंने दोबारा से 10 उसके आगे रखे, नए लेकर आया। अब बता क्या करना है, तेरी मर्जी है, लेकिन अगर सब फोड़ दिए तो फिर नेक्स्ट डे दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात। केवल 3 फोड़े, 7 सेव किए, अगले 7 दिन चलाया उसको। तो यहाँ पे आपने पूरा डिसीजन मेकिंग का पावर अपनी बच्ची को दिया। एग्जैक्टली। अगर आप इसकी जगह पे ये बोलते, आप गाइड करते, तो क्या बुराई थी कि हाँ भाई आप डायरेक्शन देते अगर कि 3 आज फोड़ लो, कल 3, परसों 4, ऐसा डायरेक्शन देने, उनको कंट्रोल चाहिए बच्चों को। एक तरीके से अगर मैं इसको कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया, तेरे हाथ में कंट्रोल है, इसको गाड़ी को कैसे घुमाना है, ठीक है। गड्ढे में घुसेगी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं मिल पाएगा अगले दिन। अगर सेव करेगी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगले दिन को खूब सारा मिल जाएगा। तो बच्चों को ना कंट्रोल पसंद है। ओके। मैं जितना ना करूंगा लेकिन ना, बच्चों को आप ये भी तो एक दूसरा फैक्ट हो सकता है कि बच्चे को 100% अभी बच्चे को नहीं पता था कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। तो क्या पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनको राइट गाइडेंस शुरू से भी बताए अपनी तरफ से? देखो गाइडेंस बनती है कॉन्सिक्वेंसेस से,
ठीक है, बच्चा एक बार हल्का झटका महसूस कर लेना एक बार ही, तो वो अपने आप गाइड, खुद को ही सेल्फ गाइड करने लग जाएगा। जैसे कि रूम बिखरा हुआ है, सब कुछ सामान पूरा मेसी हो रखा है बच्चे की चीज़ों से, मैं साफ़ करूँगा तो मैं फ़ीस लूँगा। ओके मैं आपके 2 कलर ले लूँगा, ओके ये मेरी फ़ीस है। ठीक है, मुझे मेड को देने हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेड आपसे कलर मांग रही है आपके 2। ठीक है, अब आप बताओ, आपने पूरा रूम खुद साफ करना है या फिर फीस दे के मेड से साफ करवाना है? कंट्रोल आपके हाथ में है, डिसीजन आपका है। अच्छा, दूसरा बच्चा होगा जो बोलेगा कि भाई पापा तो खरीद के ला ही देते हैं, कलर्स दे दो। वो फिर ये है कि ओवर इंडल्जेंस अगर डैड होता है तो उस केस में थोड़ा दिक्कत है ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि कई बार जब अपनी मेहनत से आया हो ना प्रोडक्ट, तो अब तो टेंशन होता है बच्चे को। कई बार बच्चे को पता है कि बिन मांगे तो सामान आ ही जाता है, कलर्स भी मैंने मांगे नहीं थे, पापा खुद ही लेकर आए थे। तो पता है इसी में ही होता है कि हस्बैंड वाइफ कोऑर्डिनेशन कैसा है। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ समझदार हैं आपस में, वेल कोऑर्डिनेशन है कि हाँ मुझे इस तरीके से बच्चे के दिमाग को मोड़ना है, वायरिंग करनी है, तो उन घरों में जनरली इस तरीके काम नहीं होते हैं। पेरेंट्स जो हैं अपना दबा के बच्चे को दिखा के रहते हैं कि हाँ हम आप बॉस घर के हम हैं, आप नहीं हो। ओके ठीक है, ये मेन बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को आपसे परमिशन मांगनी पड़ेगी इनिशियल ईयर्स में। ठीक है, आपने जो बोला है ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मेरी बेटी बैठी होती है, कलर कर रही होती है, मैं सिंपली पूछता हूँ आप ये किससे पूछ के कलर कर रहे हो, एंड देन शी गेट्स कन्फ्यूज्ड। ठीक है, आई सेड के मम्मी से पूछा था, बोलती है हाँ। ये इसलिए नहीं कर रहा कि मतलब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उसको पता हो कि मेरे को परमिशन लेनी है इनिशियल ईयर्स में। ठीक है, पता हो कि मेरे ऊपर कोई बैठा है जो हाँ या ना बोलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिमाग अभी कच्चा है, मैच्योर नहीं है। ठीक है, एंड देन अगेन पूछती है मैं ऐसे कर लूँ, हाँ कर सकते हो, मैं ऐसे कर लूँ, नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे बच्चा इमोशनली भी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, रोता कम है। आजकल के बच्चे ज़्यादा मोबाइल में घुसे रहते हैं, टीवी में घुसे रहते हैं, तो उन बच्चों के माइंड में इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि आजकल ये भी देखते हैं कि बच्चों को कोकोमेलन लगा के दे दिया, बच्चा रो रहा है मोबाइल फोन थमा दो, बच्चा खा नहीं रहा मोबाइल फोन थमा दो, कोकोमेलन चला दो। इसका कुछ दुष्परिणाम निकलता है बच्चे के बिहेवियर में? सर आप देख ही रहे हो कि आजकल वर्चुअल ऑटिज्म कितना फैल रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात तो ये बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे को गाना सुना सुना के कोकोमेलन के थ्रू सीक्वेंस तो याद हो गया है, लेकिन 2 का मतलब 2 एप्पल्स होता है, 2 का मतलब 2 स्पून्स भी होता है, 2 का मतलब 2 ऑरेंजेस भी होता है। ये कैसे उसको समझाओगे? है ना? तो बच्चे की सोचने की शक्ति, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, स्क्रीन एक वन वे कम्युनिकेशन है। राइट, ठीक यू है, कैन नॉट टॉक टू स्क्रीन। Exactly. स्क्रीन इज टेलिंग यू समथिंग, यू आर जस्ट वाचिंग इट। एग्जैक्टली। टीचर है कि रिएक्ट करता है, कुछ पूछा दोबारा बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। तो वहाँ से वन वे कम्युनिकेशन में बच्चा कभी भी, उसका दिमाग नहीं पनपेगा, उसकी स्पीच नहीं पनपेगी, है ना, बोलना लेट सीखेगा। ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। कल के डेट में अगर कोई एआई का रोबोट आए जो टीचर की तरह उसको पढ़ाए बच्चे को, तब 2 वे हो जाएगा, चलेगा? इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज एआई डिस्टर्ब कर सकता है, खाली पेरेंटिंग को छोड़ के। इमोशन नहीं ला सकता, राइट? इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पेरेंटिंग पाएगा। सबसे सेफ इंडस्ट्री है फिलहाल, मुझे जो लगता है कि कोई अपना बच्चे को एआई रोबोट के आगे नहीं बिठाएगा, किससे बातें कर, इसको कुछ सिखा। राइट। आजकल के बच्चे लिखना कम पसंद करते हैं। लिखना सर मेनली पता है कैसे आता है? इंटेंशन से। जब नीयत ही नहीं है लिखने की तो बच्चा क्यों पेन पकड़ेगा? ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, वहाँ पे प्ले स्कूल में उसको बोलते हैं कि परफेक्ट कलरिंग चाहिए मेरे को। ओके, इस सर्कल से कलर बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सबको सुंदर सुंदर चीज़ें चाहिए जी। ठीक है, और फिर घर पे आता है, मम्मी भी बोलती हैं तूने क्या ढंग से कलरिंग कर, क्या गचेड़े मार दिए हैं। ठीक है, तो तुमने बच्चे का मूड वैसे ही ख़राब कर दिया इनिशियली, जब उसके परिपक्व होने का समय था, है ना, स्क्रिबलिंग करने का समय था, अपने एक्सपेक्ट किया परफेक्शन उसके अंदर से, है ना, इनिशियल ईयर्स में। वो आप कभी मत करो। बच्चे को घसीटे मारने दो, रगड़ने दो, चीज़ों को ख़राब करने दो, दोस्ती तो करने दो कलर से। एक बारी कलर से, पेन से दोस्ती नहीं होगी जब तक वो 100 बार ऐसे घसीटे नहीं मारेगा, तब तक उसका हाथ कंट्रोल में नहीं आएगा। पूरे दीवार पे, घर के सारे दीवारों पे लिखने भी दो। दीवार के ऊपर हमने लगा रखे हैं बड़े बड़े चार्ट पेपर,
ओके, लिखने की जगह ही नहीं छोड़ी, उसके हाइट तक पूरा कवर कर दिया। हाँ उसके स्कूल, एजुकेशनल चीजें। हाँ उसके वो नहीं तो जो स्कूल में लगाते हैं चार्ट पेपर्स हम बड़े बड़े, हाँ हाँ। इतने बड़े बड़े अपनी अलमीरा पे लगा रखे हैं। अच्छा, तो जो वो प्लेन चार्ट पेपर है, हाँ प्लेन चार्ट पेपर उस है, पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं प्रिंटेड प्लेन नहीं से है। तेरा मन करे तो अब जो कल करना उठा, बनाना बना। कल उठाओ रगड़ दे। ये बड़ा बढ़िया सोल्यूशन है। हाँ, नहीं तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि भाई मेरे घर पे सारे दीवारों पे गंदा किया हुआ है। एक वो आता है कवर ना, कर दो। व्हाइट बोर्ड भी आता है चिपकाने वाला, हाँ, चिपका रखा है, लगाओ मार्कर उठाओ रगड़ दो, ठीक है। धीरे धीरे फिर पता है क्या हुआ, धीरे 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 उसके हाथ कंट्रोल में आने लग गए, अरे वाह। धीरे 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 करके स्पीड कम हो गई, कहीं भी रोको मत, जहां इंटरेस्ट है लिखने का लिखने दो। धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर कलर भी हो गया, अच्छा। लेकिन तुमने उसमें समय लगा। हाँ अगर तुम किसी भी बच्चे की लर्निंग को समय के साथ जोड़ दोगे हाँ तो वहीं खत्म हो जाएगी, हाँ। ठीक है। दूसरा मेन मुद्दा है इंटेंशन का, तुम खुद ही एज अ पेरेंट नहीं लिखते हो, कभी लिखते हुए दिखे भी नहीं तुम बच्चे को? कभी नहीं दिखता कोई पेरेंट अपने बच्चे को लिखते हुए, लैपटॉप पे खटपट करते हुए दिख जाएगा। यानी बच्चे के सामने पेरेंट्स को भी लिखने की आदत हो, वैसा माहौल देना चाहिए। मैंने अपना बोर्ड लगा रखा है, मैं टू डू लिस्ट लिखता हूँ रोज, बोर्ड मार्कर लेता हूँ, खड़ा होता हूँ, मुझे आज ये काम करने हैं। वाह वाह, तो बच्चे को दिख रहा है बेड पे भी बैठे बैठे कि अच्छा कुछ लिखा जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, यानी ये लाइफ का पार्ट है। हाँ ये लाइफ का पार्ट है, एग्जैक्टली ये मेरी लाइफ का पार्ट है। मेरा बाप मेरे को रोज सुबह शाम ये करते हुए दिखता है करते हुए, तो मुझे भी बाद में ऐसे ही माहौल में जीना है। एग्जैक्टली। अब उसकी नीचे अलग से बोर्ड लगा हुआ है टू डू लिस्ट का, ओके। उसमें चाहे वो लिखती कुछ भी नहीं है, घसीटे मारती है, हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन इंटेंशन डेवलप हुआ, नियत डेवलप हुई। नियत के बिना आप थक जाओगे, पेन पकड़ के लिख ले ABCD, बच्चा नहीं लिखेगा जब तक नियत ही नहीं है। नियत कैसे बनेगी? आपको और मेरे को देख के। माता पिता के नेचर और बिहेवियर का असर बच्चे के डेवलपमेंट में कैसे पड़ता है? मेरा बेबी होने से पहले ना मेरे में बहुत ईगो थी, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो ओके मेरी चलेगी, ठीक है। ओके। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आगे रहेगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। अमिताभ बच्चन की तरह जो कह दिया सो कह दिया, इस टाइप का। एंड देन बेबी हुआ, फिर मेरे को समझ में आया कि अगर मैंने अपने नेचर को नहीं सुधारा तो मेरी वाइफ हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगी मेरे से, हमेशा गुस्से में रहेगी, और वो सारा का सारा बह के निकलेगा बच्चे के ऊपर। और बच्चा 24/7 क्या खा रहा है? मेरे बात करने का तरीका, माँ के देखने का तरीका, माँ के लहजा, माँ के बोलने का लहजा, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चे की माँ उसको अच्छे से ग्रोथ दे सके, ठीक है, तो उसका बोलने का लहजा बच्चे की तरफ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं सबमिसिव हो गया, ओके, ठीक है। अब हम ढंग से बात करते हैं, मेरा नहीं होगा, आप पहले हो, अच्छा, मैं बाद में हूँ, क्या बात है, ठीक है। तो अगर मैंने अपने आप को फाइन ट्यून नहीं करता तो वो सब मेरा गुस्सा जो मेरी वाइफ अंदर भर के बैठी होती है अगर बाय चांस, तो सब निकलता बच्चे के ऊपर। और फिर वही बात आ जाती 14 साल बाद जब फोन हाथ में आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो गंगा यहाँ से भैया वाली। तो अगर फादर गुस्सैल होगा, ओके, और वाइफ शांत रहेगी, ओके, तो अगेन घर में 100% स्ट्रेस रहेगा, वायलेंस भी होगा, है ना। और दोनों शांत रहेंगे, दोनों अच्छे नेचर के होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो बच्चा इमोशनली बहुत हेल्दी रहेगा, ओके, ठीक है। और अगर माँ बहुत गुस्सैल रहेगी, कटाक्ष बोलने वाली, है ना, ताने मारने वाली, एंड वाइफ एंड हस्बैंड बहुत शांत स्वभाव का रहेगा, तो बच्चा चांसेस हैं कि अपने फादर की इज्जत ना करे एक बारी को। ओके। तो दोनों का इमोशनली, मेंटली, रिलेशनशिप वाइज मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की परफेक्ट ग्रोथ के लिए। अगर माता पिता बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही पैम्परिंग वाले हैं, तो उनके बच्चे भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते, क्या ऐसा सही है? देखो, हर जगह बच्चे के ऊपर आप क्या कहते हैं हेल्प करने दौड़ पड़ोगे ना, तो वो स्ट्रगल करना नहीं सीखेगा, ठीक है। सपोज करो एक बच्चा है, मैंने चाहता हूँ कि वो पॉटी ट्रेन हो जाए। क्या कहा आपने? पॉटी ट्रेन हो जाए एक बारी को। क्या होता है ये पॉटी ट्रेनिंग? मतलब अच्छा, पॉटी ट्रेनिंग, हाँ, ओके, राइट, ठीक है। ओके। अब अगर मैं उसको ये नहीं सिखाऊंगा कि आपको अपना पजामा ऐसे पकड़ना है और नीचे उतारना है, हाँ, मैं ही हर बार उठा के नीचे खींचता रहूंगा, हाँ, तो वो कभी भी पॉटी ट्रेन नहीं होगा। हाँ, अगर बच्चे चिकने लगते हैं, मम्मी पोटी पोटी, अब उसको अपने से नहीं खोलना, वो पता है मम्मी खोलती है, पापा खोलते हैं। हाँ, अगर मैं उसको नहीं बोलूंगा कि आपको पॉटी जाना है,
बाथरूम में जाओ, चौकी रखो या जो भी उसको हाँ, उसके स्टूल step- को रखो, step है ना, लगाओ एक, हाँ। बैठ खड़े हो उसके ऊपर और बैठ जाओ एक आध बार गिरता भी है तो चलेगा। एक बारी के लिए, है ना। जब तक मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये खुद से करना है सेल्फ डिपेंडेंट है नहीं ना, हो सकता। मैं बार बार उसको उठा उठा के लेकर जाऊंगा तो वो क्या होगा, बाबा मेरे पे ही डिपेंड होते रह जाएगा। अगेन थिंकिंग पावर कम होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो जाएंगी। राइट। प्रॉब्लम है ना कि आपको पॉटी आई है, करना है, उठाओ मेज, उठाओ स्टूल, बैठो, खड़े हो उसके ऊपर और बैठ जाओ उसके ऊपर, पेंट उतारो, स्ट्रगल करो। अब कहाँ कहाँ दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा, उसकी स्पीच डेवलप हुई, स्ट्रगल करना सीखा, वेट करना सीखा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा। तो खाली एक ही जगह पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा आपके, एक छोटे से एक्ट से। हाँ, आपके हर बार दौड़ोगे ना उसकी हेल्प करने के लिए तो मल्टीपल जगहों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ब्लॉक कर रहे हो आप सारे स्किल्स को। एग्जैक्टली और ये पेरेंट्स देख नहीं पाते हैं। हाँ, बाद में फिर बोलते हैं कि कुछ करता ही नहीं अपने से। एग्जैक्टली। बच्चों को खाना खिलाते समय मोबाइल फ़ोन दिखाना या टीवी दिखाना कितना सही है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे घर पे छोटा बच्चा आता है एज अ गेस्ट, ठीक है, आगे फ़ोन रखता है, तारक मेहता चलाता है एंड देन वो खाना खाना शुरू कर देता है। बच्चा छोटा है, 7 साल का, भूख है 2 रोटी की और खाते खाते उसको होश ही नहीं है कि वो कब 3-4 लपेट गया है। हाँ, ठीक है, क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं जा रहा, मेरा पेट भर चुका है। उसका माइंड तो कहीं और लगा हुआ है, माइंड कहीं और लगा हुआ है, बॉडी चबाने में लगा हुआ बॉडी है। चबाने में लगी हुई है। हम्म, तो बच्चा ताड़े जा रहा है स्क्रीन को और पेट भर चुका है। हाँ, क्या हाल होगा, Overweight दिमाग होगा। का भी और पेट का भी। एंड इशू की बात यह है कि घर वाले बोलते हैं कि आप बच्चे को खाना क्यों नहीं दे रहे हो ढंग से, उसका मन है खाने का तो और दो। हाँ, क्योंकि वो टीवी देख रहा है। हाँ, अब टीवी देखने में तो और मांग रहा है, और हाँ, दो और और दो दो। और दो, और मना करके नहीं भाई तू 4 खा चुका है, तो बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कि तू बच्चे को खिलाता नहीं है नहीं ठीक से। खिलाता। और पता चलता बच्चे की वजह से घर में कला हो रहा है ना। बिल्कुल। हाँ, क्या उनको बच्चे का लगता है केयर कि- ठीक से नहीं करते। हाँ, हम्म, इसकी भूख है और जवान बच्चा है, बढ़ता बच्चा है, भूख लग रही है। अरे नहीं लग रही उसको उतनी भूख जितनी उसको खाना चाहिए, उसे एक्सेस खा चुका है वो। मैंने ये भी देखा है कि जो बाबा दादी जब माता पिता थे तो वो कुछ और थे, बाबा दादी मरने के बाद कुछ और हो जाते हैं। हमारे समय में अगर हम एक्स्ट्रा मांगते हुए यही काम कर रहे होते तो हमारी पिटाई हो जाती, लेकिन अब पोता पोती के लिए वो अलग ही प्यार रहता है, सब करने दो। बिल्कुल। देखो पता है कि उस टाइम पे ना सब करने तो मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो ज़माना देखा है ना वो देखा है प्योरिटी का। जी, अगर मुझे लगता कि वही प्योर कैंडीज अभी भी आती हैं, ठीक है, वही प्योर दूध अभी भी आ रहा हो, वही प्योर मक्खन अभी भी आ रहा हो, तो मैं एक बार को देने को दे भी दूं एक बारी को। हाँ, लेकिन अब हर अगर चीज मिलावट का है। कैंडी में 90% आर्टिफिशियल है, 10% नॉर्मल चीज़ है, तो मैं कतराऊंगा राइट। देने में। ठीक है, और हम अगर कतराते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा लग जाता है कि मना क्यों कर Strict हो रहे रहे हो हो, स्ट्रिक्ट बच्चे हो के रहे हो साथ। बच्चे के ऊपर, ये इशू है। हमारे समय में डायरेक्ट स्कूल भेज दिया जाता था, जो प्राइमरी स्कूल होता था, वहीं पे LKG UKG पढ़ा दिया तो बहुत, वो कॉन्वेंट स्कूल की कहानी होती, नहीं तो स्टैंडर्ड 1 से पढ़ाई शुरू हो जाती थी नर्सरी के बाद। आजकल प्ले स्कूल का ज़माना है, बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, सीखते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो आजकल के बच्चे क्या उसके चलते ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, या पहले के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे वो ज़्यादा सही था? प्ले स्कूल जाना कितना फ़ायदेमंद है नए बच्चों के परवरिश में? देखो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना वो बंधा हुआ है टाइम लिमिट के साथ में। जी, नर्सरी में आते ही आपके बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक जगह टिक के बैठो। हाँ, ठीक है, आप फ्रीडम नहीं है उसके पास। एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जिनको आपको सुनना है, प्रोसेस करना है और फॉलो करना है। जी, ठीक है, आपको एक हफ्ते में A सिखाया जाएगा, नेक्स्ट वीक B C, चाहे बच्चे ने उसको ग्रैब किया है या नहीं किया है। जी, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ पर्सनली नहीं पसंद। ठीक है, ये बहुत रोट लर्निंग है, रोट मेथड है लर्निंग का। ठीक है, प्ले स्कूल की बात कर रहे हैं मैं नर्सरी की बात आप? कर रहा नर्सरी जो पहले हम पढ़ते थे। हूँ। हाँ, लेकिन बच्चे में बैठने की आदत बन जाए, इंस्ट्रक्शंस को सुनने की आदत बन जाए, है ना, वो प्ले में आती है। खेल खेल मुझे लेकिन ये नहीं पसंद पर्सनली। मैं चाहता हूँ बच्चा दौड़े, तूफान मचाए थोड़ा सा। तो प्ले स्कूल में तो फ्रीडम मिलता होगा बच्चों को? मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी एक तरीके Instruction से दिया जाता है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको, वहाँ पे भी आपको बैठना होता है। टीचर बोलती है बच्चों यहाँ बैठ जाओ, शैतानी हाँ, नहीं, हाँ, बैठो, ABCD ये सिखानी सीखो, होती है, चलो ये numbers- वाला टास्क करो, एग्जैक्टली नंबर सिखाने होते हैं। ठीक है, कलर्स, फ्रूट्स, एग्जैक्टली है ना, एनिमल्स, तो मैं ना चाहता हूँ कि बच्चा इनिशियली फैक्ट्स कम सीखे और इमोशंस ज़्यादा सीखे कि अगर मेरी बेइज्जती हो जाए तो मुझे कैसे बिहेव करना है।
कोई मुझे बुली करेगा तो कैसे बिहेव करना है, रूड क्या होता है, पोलाइट क्या होता है, मेस क्या होता है, टाइडी क्या होता है, अनटाइडी क्या होता है। ओके। ठीक है, इस पे अगर मैं फोकस कर सकूं उसकी सेंसरी चीज़ों के ऊपर, वो जितना चीज़ों को तोड़ मरोड़ सके ना, अपनी एनर्जी को फुका सके, भाग सके, चीज़ें इकट्ठी कर सके, गार्डन में घूम सके, सनलाइट के अंदर रह सके, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन अगेन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा नर्सरी में टिक के बैठ जाए तो प्ले स्कूल भेज देना उसको। ओके। मुझे पर्सनली वो पसंद, प्ले स्कूल भेजना आपको पसंद नहीं है, आप चाहते लेकिन हो वो घर पे मजबूरी है, सीखे। मजबूरी है क्योंकि नर्सरी में आके ना आपके बच्चे पे एक्सपेक्टेशंस बन जाएंगी कि ये बैठता नहीं है। क्योंकि आपने शुरुआत से घर पे अगर स्कूलिंग कराई बच्चे को प्ले स्कूल के रिप्लेसमेंट में, तो बच्चे को बैठने की आदत नहीं रही, फिर वो नर्सरी में फिर थोड़ा टफ हो जाएगा बच्चे। एग्जैक्टली, आपको ना कंप्लेन आना शुरू हो जाएंगे आपका बच्चा बैठता नहीं है। लेकिन प्ले स्कूल का ये भी तो फायदा है कि कम से कम बच्चा ज़्यादा देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए, लेकिन कम से कम एक दोस्त, पब्लिक की अपीयरेंस कैसे करना चाहिए, 10 बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, एग्जैक्टली। ये भी देखो तो ये सीखता है फायदा ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे की नज़र में घर की मुर्गी दाल बराबर होते हैं। हाँ, अगर आप उसको सिखाने की कोशिश करोगे ना ABCD या कुछ भी चीज़, उतना तो उतना आपको बोलेगा हाँ ठीक है। लेकिन जब देखा मेरा पीयर ग्रुप कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा एक हूँ, कंपटीशन की एक भावना। हल्का सा वो हो जाता है कि हाँ उनको देखते देखते करने लग जाता है। ठीक है, तो सोशली अच्छा हो जाता है ना। और आपसे ज़्यादा किसी और से ज़्यादा चांसेस है सीखने की, एक पेरेंट, एक authority से। एक अथॉरिटी जो टीचर के पास होती है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे 2-3 फायदे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ऐसा प्ले स्कूल हो जहाँ पे बच्चा फ्रीडम के साथ खेल कूद सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। अच्छा, गुजरात में एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपने बच्चे को 10th क्लास तक के स्कूल में, आई थिंक 10th तक ही है, वो एक ऐसा स्कूल है, मुझे नाम याद नहीं है, हर बार मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ कि अभी बच्चे का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई कलम नहीं है, और रियल लाइफ में मतलब जैसे जंगल में ले गए तो वहाँ पे साइंस के टॉपिक पे बात कर ली कि देखो धूप आ रही है, ये देखो कैसे फोटोसिंथेसिस से इनका खाना बनेगा, रूट से जैसे जड़ से खाना लेकर जाएंगे, ब्रांचेज है, ये पत्तियों का काम है, ये ऐसा है, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा लेते हैं। सन है, प्लैनेट सिस्टम, उसी के ऊपर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। और उनका ये भी कहना है, इनफैक्ट मैथमेटिक्स और साइंस तक भी प्रैक्टिकली वो पढ़ा रहे हैं, और उनका गारंटी है कि बच्चा बोर्ड में अच्छा मार्क्स ले आएगा, डोंट वरी। तो ये भी एक तरीका है कहीं ना कहीं। अगेन मैंने कहा समय सीमा से नहीं बांधना है। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, डोंट लेट एजुकेशन रूइन योर लर्निंग। वहाँ पे लर्निंग हो रही है, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बसे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, उसमें समय लगता है जी। देखो स्कूल क्या सिखाएगा, 3 × 2 6 होता है, और 2 × 3 भी 6 होता है, एक पेपर पे लिख के। जी। ठीक है, लेकिन मैं बच्चे के दिमाग में कैसे बसाऊं इस चीज़ को, है ना, कि वो जिंदगी भर नहीं भूले। 2 × 3 के होते हैं 2 के 3 सेट, 2 के 3 सेट, हाँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ठीक है। और 3 × 2 क्या होता है, 3 के 2 सेट, ओके, ठीक है। कागज के पे दोनों का आंसर 6 है, लेकिन अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाऊं, एक ये विजुअल बनता है और एक ये विजुअल बनता है, हाँ, राइट। ठीक है, कितना सीखने फर्क की है? चीज है, वही सीख रहे हैं। फर्क कितना है दोनों को देखने में? हाँ, विजुअल में तो देखे, वहां पे तो कोई मीनिंग ही नहीं पता था कि Meaning उस ही नहीं पता। टेबल का क्या मतलब है, क्यों गुना कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली, वहां पे बस जो कह दिया सो कह दिया। कह दिया सो कह दिया। तो लिखी हुई चीज़ नहीं करवानी है बच्चे को, विजुअलाइज अगर मैं करवा सकूँ किसी चीज़ को, हाँ, वो बेहतर है। लेकिन अगेन ये चीज़ इंडियन स्कूल सेटअप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय सीमा से बंधी गई है। हाँ, कि 45 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर का क्लास है, तो उतने देर में जो Exactly. सिलेबस पूरा करना है, और वो एक सिलेबस को लेकर दौड़ रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर लेना है। एग्जैक्टली। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेमोरी पावर की टेस्ट ली जाती है, सीखने की नहीं, लर्निंग की नहीं। मेमोरी का भी ना बड़ा अजीब सा किस्सा है कि आपको सिखाया जाता है कि चीज़ों का रट्टा मारना है। ठीक है, हम सब बड़े हुए हैं रट्टा मारने से। राइट, राइट। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। सपोज करो ये डियर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सीख जाए कि इस एनिमल को डियर कहते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल पेरेंट क्या करता है, उसको फ्लैश कार्ड दिखाएगा, इसकी आवाज़ सुनाएगा, ये डियर है, ये डियर है, ये डियर है, अब तो वीडियो भी है ना, वीडियो दिखा देगा। ठीक है, आपकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस घिरेगा रट्टा मारने में।
लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ कि एक दिन एक डियर जंगल से जा रहा था, उसके ऊपर हाथी आके बैठ गया, ओके, ठीक है, और डियर पूरा का पूरा पिचक गया, उसकी ज़बान निकल गई, ठीक है। एंड देन फिर मैं 3 दिन बाद पूछूं वो कौन सा एनिमल था जिसके ऊपर हाथी बैठ गया था, उसकी ज़बान निकल गई थी, कौन था कौन था कौन था, डी क्या नाम था उसका, डियर, है ना, इस तरीके से, ओके। ठीक है। इसमें आपके दिमाग की मेमोरी स्पेस घेरी है 50 MB। स्ट्रेस नहीं है, मेमोरी स्टोरी टेलिंग से तैयार की जा रही है। जिंदगी भर आपका बच्चा नहीं भूलेगा कि डियर के ऊपर हाथी बैठ गया था, ठीक है। राइट। तो मेमोरी को कैसे शार्प करें, मेमोराइजेशन कैसे करें, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को कैसे हम कम स्पेस घेर के लंबे समय तक याद रख सकते हैं, वो हमें बच्चे को सिखाना है। अगेन सेटअप में नहीं होता, इंडियन एजुकेशन सेटअप में। राइट। तो इसलिए अगेन एक डैड की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि इन चीज़ों को सीखे इनिशियल ईयर्स में कि ये शस्त्र हैं जो हमें अपने बच्चे को आगे पास ऑन करने हैं, राइट। ठीक है। राइट। आप बताओ मेरे को, अगर कोई बच्चा हो, किसी चीज़ की लिस्ट याद रखनी हो ABCD, और रट्टा मार के एक तरीका है, एक तरीका है इस विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो कौन सा ज़्यादा इजी तरीका है? विजुअलाइजेशन ऑफ कोर्स। रट्टा मारने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर वो नहीं है, बस दिमाग पे बिठा रहे हैं, आप फिट कर रहे हैं। 3 दिन बाद वो भूल जाएगा, जी, भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा लेकिन विजुअलाइजेशन के थ्रू जिंदगी भर याद रखेगा याद कि रखेगा। पहले एक हाथी था, फिर वो बैठ गया था, वो डियर है। आप खुद कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ ऐसा को। स्कूल में कई बार हुआ है, जब कोई कॉन्सेप्ट होता था साइंस का या इंग्लिश का या किसी भी चीज़ का, उसे याद करके आना होता था अगले दिन कि ये सब याद करके आएंगे और कल सुना जाएगा। तो जितने बच्चे खड़े होकर रट्टा मार के पूरा सुना दिया, वेल डन करके बैठा दिया गया, और जितने बच्चे नहीं बोल पाए उनको हाथ आगे करके छड़ी से पिटाई हुई। आजकल के लिए तो बहुत नई बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल था। और बच्चे डर से भी पेरेंट्स को नहीं बताते थे कि आज पिटाई हुई, नहीं तो घर पे और डबल हो जाएगी कि नाक कटवा रहा है, वहां पे पढ़ के क्यों नहीं गया था, पिटाई हुई, ठीक हुआ है तुम्हारे साथ, है ना। तो ये क्या ये सिस्टम सही था? वही आपकी बात से आ रहा है कि मेमोरी के ऊपर आप बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हो याद करके, और उसका लाइफ में क्या यूज है, 10 साल बाद उस मेमोरी से क्या अचीव करने वाला है, एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली क्या उसका इंपॉर्टेंस था जिसके लिए आप पिटाई कर रहे हो दूसरे बच्चों को? बिल्कुल। देखो आजकल पता सिस्टम ये भी हो गया है कि पिटाई के चक्कर में ना कुछ टीचर्स डरने लग गए हैं आजकल, हाँ, है ना। बच्चे भी आजकल बहुत दबंग हो गए हैं टीचर के ऊपर। अब तो बच्चे पे हाथ उठाना मतलब टीचर रस्टिकेट हो जाते हैं। नहीं, पेरेंट्स भी आजकल टीचर की इज्जत उतनी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। पेरेंट्स, हाँ, कि आपने कैसे हाथ उठा दिया, हाँ ठीक है। पेरेंट्स पहले नहीं करते, अब तो पेरेंट्स लड़ने चले जाते हैं स्कूल में कि मेरे लड़ने बच्चे के चले ऊपर जाते हाथ हैं। कैसे उठा दिया। हाँ, हाँ, तो टीचर की इज्जत नहीं करते। हाँ, तो एक बार पेरेंट और टीचर में बहस हो जाए ना, तो और टीचर चाहे अच्छे नेचर का है, ठीक है, टीचर बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन पेरेंट अगर उसे बहस कर दे बच्चे की आंखों के आगे, तो तेरी औकात ही क्या है, ठीक है, तेरे को तो मेरे माँ बाप निपट देंगे, इस टाइप का एटीट्यूड आ जाए अगर बच्चे के अंदर एक टीचर के लिए, तो फिर गड़बड़ी है। माई सन इज इन 10th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। बोला पापा हमारे स्कूल में कुछ हुआ है, मैं बताता हूँ कहानी। मैं बोला हाँ बेटा बताइए। मैं शाम में जाता हूँ, थोड़ी बातें होती हैं ऑफिस से जाने के बाद। उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में ना स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो एक बच्चे को उसकी गलती पे उन्होंने पिटाई कर दी, और शायद स्पोर्ट्स टीचर ने कुछ गाली भी दे दी बच्चे को। बच्चे ने भी पलट के गाली भी दे दी और हाथ भी उठा दिया टीचर पे, ठीक है। और ये कंप्लेन प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचा। डिसीजन क्या हुआ? टीचर सस्पेंड हो गए। हालांकि टीचर के एंड पे गाली देना और हाथ उठाना दोनों, गाली देना तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं था। एक टीचर को अपनी गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उस केस में आई डोंट नो, डिसीजन शायद गाली के अगेंस्ट में किया गया होगा। बच्चे को तो अल्टीमेटली हमें सुधारना ही है, लेकिन टीचर में एक भय तो आ गया टीचर कम्युनिटी में ना कि भाई बच्चे के चलते जा सकता है, कोई ज़्यादा स्टोरी में डीप में जाते और नहीं है। 10 लोगों ने और देख लिया, 10 बच्चों ने और देख लिया। अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि उसको पूरी स्टोरी नहीं पता टीचर क्यों सस्पेंड हुआ, बस ये पता है कि बच्चे ने कंप्लेन की तो टीचर सस्पेंड हो गया। आजकल पता है एक चीज़ और हो रही है, टीचर्स बुली हो रहे हैं। हाँ, टीचर्स के मीम पेज बनते हैं। अच्छा,
ठीक है, स्कूल्स के मीम पेज बनते हैं। ओ, तो टीचर और स्कूल डरे हुए कि हमारी बैड पब्लिसिटी ना हो जाए, बच्चे और आएंगे नहीं एडमिशन लेने। हाँ, तो बच्चों को भाई ठीक से संभालो, यू मतलब क्लाइंट्स है ना बच्चे अब। कोई अपना कोई पीटी टीचर देखे अपने आप को मीम के अंदर, है ना, स्किट आजकल और रील्स पीछे से बनती हैं। बच्चे हंसी उड़ा रहे हो तो उसको और इंसल्टिंग लगे। हाँ, प्लस एआई के थ्रू चीज़ों की फेस चेंज करना कितना आसान हो गया है ना। तो ये इशू भी आजकल बहुत होने लगे कि टीचर्स के स्कूल्स के मीम पेज बनने लगे हैं, जो कि बहुत गलत है। किसी भी बच्चे में रीडिंग की हैबिट कैसे शुरू करें, कैसे बनाए? रीडिंग का पर्पस क्या है? सबसे बड़ा पर्पस है रीडिंग का बच्चे के अंदर इमेजिनेशन डेवलप करना, ठीक है। लेकिन हम भारतीय क्या करते हैं, रीडिंग के थ्रू बच्चे को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, या हिंदी भी, हिंदी इंग्लिश जो भी है ना। हम इमेजिनेशन को डेवलप किए बिना बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं कर सकते। और मैं ये बार बार कहता हूँ, मुझे रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, बच्चे के अंदर बुक्स पढ़ने की आदत डालने के लिए किताबों की ज़रूरत नहीं है। really? और ये एकदम ही उल्टी बात है। किताबें ही नहीं होंगी तो रीडिंग कैसे करेगा? शब्द पढ़ेंगे, सीखना है ना, शब्द को भी तो समझना है। पहले इमेजिनेशन डेवलप करनी है। ओके, ठीक है, जैसे कि ये है, मैं इसके थ्रू भी बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकता हूँ। आपको पता है, एक बार एक बिल्ली थी, बिल्ली को चीज़ केक खाना था, लेकिन तभी वहाँ पे एंट आ जाती है। एंट बोलती है चीज़ केक मैं खाऊंगी, बिल्ली कहती है चीज़ केक मैं खाऊंगी। तो कौन चीज़ केक खाएगा? हम ऐसा क्या करें कि इन दोनों में से कोई एक मान जाए? क्या करें, क्या करें, क्या करें? एक काम करते हैं, बिल्ली को हम दूध दे देते हैं और चुपके से एंट को बोलेंगे चीज़ केक खा लेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है? बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप हुई है, राइट, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हुई है, नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप हुई हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चा किसी पिक्चर को पढ़ सकता है कि इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है, सुबह है, रात है, कौन खुश है, कौन उदास है, किसके हाथ में कौन सा औजार है, कोई बाहर हम समुद्र के किनारे बैठे हैं, पहाड़ों पे बैठे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, ट्रक पे जा रहे हैं, पिक्चर क्या कह रही है, जब तक बच्चा ढंग से नहीं समझ सकता, पढ़ सकता, आपका बच्चा रीडिंग स्किल्स ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा छोटा होता है 3 साल के अंदर अंदर, रीडिंग स्किल्स के लिए आप उसको अपनी गोद पे बैठाते हो, लेकिन बच्चे का अटेंशन स्पैन ही केवल 30 सेकंड, 50 सेकंड, मैक्सिमम 1-2 मिनट का होता है, ठीक है। उसके अंदर बच्चे को मन करता है मैं पेज पलटूं, लेकिन आप पलटने दोगे नहीं, क्योंकि आपको तो एक एक लाइन पढ़नी है जी। तो आपको बुक पढ़ते वक्त बच्चे के साथ एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इमेज को पढ़ना है। देखो ये शेर डरा हुआ लग रहा है, ऐसा क्या हो सकता है कि ये क्यों डरा हुआ है, ये चूहा इतना दहाड़ क्यों रहा है ना, ये हाथी इतना चिंगाड़ क्यों रहा है, ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा। इस टाइप की बातें करने की ज़रूरत है। बुक पढ़ते वक्त बुक क्या कह रही है 3 साल के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी खुद की उस इमेज को देख के कहानी बनाइए, एंड फिर देखिए धीरे धीरे बच्चा जब प्रिटेंड प्ले करेगा ना, अपनी खुद की कहानियां बनाएगा। और फिर वो एक कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा कम बोलता है उसके बोलने की प्रवृत्तियां बढ़ा रहे हैं, उसकी हैबिट बना रहे हैं। बच्चा सोच ही नहीं पाएगा तो बोलेगा क्या? हाँ, विजुअलाइज कर पाने लगा। राइट। फिर एक दिन बच्चा किताब उठाएगा और देखेगा कि हाँ अब मैं इमेजेस को पढ़ पा रहा हूँ। उसके बाद मैं जर्नी शुरू करूंगा। क एट कैट होता है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क एट कैट एंट, फिर वो पढ़ेगा कैट एंड चीज, तब वो जर्नी शुरू होगी। तुम पहले दिन से ही पढ़ कैट एंड चीज, कैट वॉज ईटिंग अ चीज, एंट वॉज वेटिंग, बच्चा पढ़ेगा ये? तो बच्चे को पहले इमेज पढ़ना सिखाओ, इमेजिनेशन डेवलप करो, उसके बाद कहीं जाके आप रीडिंग पे हाथ रखो, ठीक है। जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक रीडिंग स्किल्स बच्चे में नहीं बनेंगी। आपने अपने बायो में लिखा है कि आप रोते हुए बच्चे को चुप करा सकते हैं। क्या अलग तरीका है आपके चुप कराने में? सबसे पहला स्टेप है कनेक्शन बनाना, लॉजिक मत देना। मेरी गुड़िया को भरी बारिश में बाहर जाना है, वो रोए जा रही है, वाइफ कह रही है क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, वो और दहाड़े मार के रो रही है। सबसे पहले कनेक्शन बनाऊंगा, मेरा भी बाहर जाने का मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर देखते हैं, अरे बाहर तो बारिश आ रही है, आपका ही मन कर रहा है, हाँ मेरा भी मन कर रहा है। बच्चा हल्का सा काम डाउन हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप है लॉजिक देना, धीरे धीरे करके। अच्छा, बाहर जाते वक्त एक काम करते हैं, रेनकोट कौन सा लें, पिंक वाला या ब्लू वाला? पिंक वाला लेते हैं, ठीक है। ढूंढते हैं रेनकोट को कहाँ रखा है, ठीक है, अलमारी में रखा है, कहाँ रखा है,
बच्चा और काम डाउन हुआ, पहले कनेक्शन बनाया, फिर हल्का हल्का लॉजिक देना शुरू किया। ट्रस्ट बिल्ड किया कि हाँ हमारे साथ है, हमारे टॉपिक को मान रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। हाँ। तीसरा, अरे बाहर तो यार थंडरस्टॉर्म भी आ रहा है, अगर बिजली गिर गई तो क्या करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद चलते हैं। ठीक है, तीसरे में काम डाउन किया, पहले में कनेक्शन बनाया, दूसरा फिर लॉजिक दिया और फिर काम डाउन किया। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लॉजिक, अरे बाहर बारिश आ रही है, पहले ही लॉजिक दे दोगे तो बच्चा और दहाड़े मार के रोएगा, समझ नहीं पा रहा ना कभी चुप कि नहीं होगा। एग्जैक्टली इससे क्या नुकसान है, एग्जैक्टली क्यों नहीं जाना चाहिए। पहले कनेक्शन बनाओ फिर लॉजिक दो। बच्चे का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाए? आप नहीं छोड़ा सकते हो जब तक आपके घर में एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि एफर्ट्स नहीं डालना चाहता है। अपने एफर्ट्स को ना डालने के लिए बार बार आपके बच्चे को स्क्रीन देगा। मेरे को बाहर नहीं जाना है, ले स्क्रीन पकड़ ले। मुझे खाना नहीं खिलाना है, ले स्क्रीन पकड़ ले। मैं थका हुआ हूँ, ले स्क्रीन पकड़ ले। जब तक आपके घर में वो आलसी आदमी बैठा है तब तक आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एफर्ट नहीं डालना चाहते, बच्चे के साथ इंगेज नहीं होना चाहते, फ्री होने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। एग्जैक्टली। और उनको अच्छे से पता है कि ये कितना खराब है। उनको लगता है थोड़ी देर तो दिया सर वो है। आदमी ना रोज, वो आदमी या लेडी वो रोज रील देखते हैं। आजकल हर एक को पता है कि स्क्रीन खराब है, सबको पता है ना, सबको पता है। लेकिन फिर भी दे रहे हैं क्योंकि मेरा मन नहीं है एफर्ट्स डालने का। और लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, स्मार्टफोन चलाना सीख गया। एग्जैक्टली। 6 महीने का बच्चा है, देखो स्वैप करता है। हाँ। देखो इसको पता है किधर से ऑन होता है, किधर से वॉल्यूम बढ़ाना है, किधर से क्या करना है। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है ही, उसको कहाँ लगाना है वो यूज करो ना। मोबाइल चलाना कोई बहुत बड़ा मेडल पाने वाला काम नहीं है। एग्जैक्टली। आजकल कई पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चा कम बोलता है, 0 to 3 ईयर्स की एज तक जब बोलना शुरू कर देना चाहिए, वो कम बोलता है। बोलता नहीं है ऐसा नहीं है, कम बोलता है। तो ये नॉर्मल है या गलत है, कोई प्रॉब्लम है? देखो गलत तो नहीं है एक तरीके से। अगर बच्चा कम बोलता है तो भाई नेचर हो सकता है उसका पार्ट हो, लेकिन अगर वो मम्मी पापा भी नहीं बोल पा रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पेरेंटिंग में इश्यू आया है कि आपने उसको स्ट्रगल शायद से कम करने दिया हो, उसको इंडिपेंडेंट कम रखा हो, है ना। जितना ज़्यादा बच्चा स्ट्रगल करेगा जी, जैसे कि ताले में चाबी डालना, खुद की बोतलें खोलना, ढक्कन खोलना, जब उसको लगे ना कॉम्प्लेक्स, अरे खोल, इस तरीके से दिमाग खुद बोलेगा, मुंह से बड़बड़ाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तब तक वो बोलना थोड़ा सा कम होगा। कम इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू कम बोलना एक तरीके से। ओके। दूसरी है कि आपका बच्चे ने आपकी तरफ से बोला कि अगा अगा गुगू करके बैबल किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया उसका। बच्चे ने आपसे बात करने की कोशिश करी। अगा अगा गुगू एक तरीके से उसका कम्युनिकेशन सेटअप करने का तरीका है, ठीक है। तुमको भी उसी तरीके से अगा अगा गुगू गेगी गागा कुछ भी करके उसको रिप्लाई देना है। बच्चे ने आपकी तरफ किक किया, आपको भी बच्चे की तरफ कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट करना है, ठीक है। बच्चे ने आपकी तरफ स्माइल पास किया लेकिन आप कहीं और लगे हुए हो। जब जब आपका बच्चा आपकी तरफ देख के कोई एक्शन करेगा, इसका मतलब है आपका बच्चा आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। सिग्नल जा रहे हैं, मैसेज जा रहा है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो बच्चा बोलेगा? नहीं बोलेगा। मेरा एक दोस्त है, वो पति पत्नी जब 2 ही थे तो बड़े खुश रह रहे थे। जब से उनके घर में एक बेबी आया है उसके बाद उन दोनों में ना लड़ाई होने लग गई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है। सर रीज़न ये है कि हस्बैंड्स जो है ना थोड़े से कैजुअल होते हैं, ठीक है, एंड एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता, तुम करो। हाँ, बच्चे को हैंडल करने की, ठीक है। अगर मैं ये माइंडसेट से अपनी शादी को चलाऊंगा ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, बच्चे की भी तुम्हारी है, ठीक है, तो ओवरबर्डन हो जाएगी, राइट, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए लड़ाई होती है मेनली। और मेरी किस लिए होती है मैं आपको वही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बच्चा किताब फाड़ रहा है, उसके आगे रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें से पन्ने फाड़ रहा है, ठीक है। ओके। वाइफ बोलेगी कि छोड़ दो, फाड़ रहे हो, क्यों नुकसान कर रहे हो। मैं बोलता हूँ फाड़ने दे, देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। अच्छा, ठीक है, कहाँ तक जाती है? हाँ। तो वो 10 पन्ने फाड़ लिए, 10 पन्ने फाड़ के ज़मीन पे 10 जगह पे रख दिए, और फिर हर एक को होमवर्क दिया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया एंगल, बात शुरू हुई थी पन्ने फाड़ने से, यहाँ पे नया एंगल मिल गया आपको, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि नया एंगल क्या मेरे को मिल रहा है। अब वो होमवर्क दे रही है, करके आना,
टीचर बन गई। टीचर बन गए, प्रिटेंड प्ले हो रहा है, अगेन माइंड डेवलप हो रहा है, लैंग्वेज डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। नदी कहाँ से बही और कहाँ तक जाके। हाँ, मतलब एक बार ऑब्जर्व करो कि एक्चुअली करना क्या चाहती है इसके आगे। हाँ, एक वहीं पे मत रोक एक दो। बार देखो वो करना क्या चाह रहा है। अगर नुकसान कर रही होगी मैं रोक दूंगा, लेकिन मैं ऐसे नुकसान सहने को राजी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी डीप थिंकिंग है इसमें पेरेंट के तौर पे आपकी, कि आप इतना टाइम देकर देखना चाहते हैं। पेशेंस ही नहीं आज के पेरेंट्स में तो। मेन बात यही है। हाँ, मेन बात है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, तुरंत एक्शन लो। अरे फटाफट छूते ही, अगली बार से फिर रजिस्टर छुए तो दौड़ के रोक लेना है कि पता है आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन मैं देखूंगा आगे क्या होने वाला है एक बार ही। हाँ, मतलब डेवलपमेंट होने के लिए वो उसको जो एक्शन कर रहा है उसको करने दो, वॉच करो कि कहाँ तक ये रुकना है। वो 10 बार गलती करेगा, बच्चा को 11 बार ट्रस्ट करना है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा रॉबिन जी, आपने बहुत अच्छे वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, बच्चों के पेरेंटिंग के टिप्स दिए। आई होप कि आपके इन प्रकार के टिप्स से कई पेरेंट्स को एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी, और वो और बेटर पेरेंट बन पाएंगे। आई होप सो। थैंक यू रॉबिन जी फॉर बीइंग एट द पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए एंड यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच रॉबिन जी, आज का ये एपिसोड सच में एक आई ओपनिंग था सभी पेरेंट्स के लिए। हमें पता चला कि बच्चे के साथ इंगेज कैसे करें, इमोशनल कनेक्शन कैसे बिल्ड करें, और कैसे उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। थैंक यू सो मच रॉबिन जी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से एक बात तो बहुत क्लियर हुई है कि पेरेंटिंग पेशेंस के साथ करना चाहिए। बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। उनकी किसी भी एक्टिविटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ध्यान से देखिए कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, जो कर रहा है उसमें आप कितना पेशेंटली इंगेज हो सकते हैं। अगर आप अटेंशन दें तो उनके माइंड का, उनके बिहेवियर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और उनकी पूरी लाइफ को शेप करने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बने, फोकस्ड बने और इमोशनली स्ट्रांग बने, तो आज से ही कंपैरिजन, शाउटिंग और मोबाइल एडिक्शन से दूर रखिए। ऑनलाइन एंगेज करने के बजाय ऑफलाइन रियल लाइफ की चीज़ों में एंगेज करें। और हाँ, अगर आपको पेरेंटिंग और चाइल्ड एक्टिविटीज़ पर प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए तो रॉबिन जी का इंस्टाग्राम पेज एक्टिविटीज़ फॉर टॉडलर्स जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में लिखे आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे YouTube चैनल राहुल रंजन सिंह को सब्सक्राइब करें ताकि मैं एक से बढ़कर एक गेस्ट ला सकूं इस चैनल पे और आप तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ला सकूं। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक और एक नए पावरफुल कॉन्वर्सेशन के साथ। टिल देन, बी अ बेटर पेरेंट। जय हिंद, जय भारत।